हेलो स्टूडेंट, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बायोटेक के चैप्टर में अब तक हम टूल्स का एक सेगमेंट पढ़ चुके हैं, एंजाइम्स। वी हैव डिवाइडेड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूल्स: एंजाइम, वेक्टर डीएनए, पैसेंजर डीएनए एंड होस्ट सेल। ठीक है, एंजाइम का पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, कितने तरह के एंजाइम्स हैं, और उसमें हमने एक मेन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस को डिस्कस किया। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द टूल्स एंड दैट इज वेक्टर डीएनए। एंजाइम्स अलग अलग कई तरह के हैं जो डिफरेंट प्रोसेस में यूज़ होंगे। अब उसके बाद में जो सेकंड टाइप का टूल है वेक्टर डीएनए, समटाइम आल्सो कॉल्ड एज व्हीकल डीएनए। ये एक्चुअली वो डीएनए मॉलिक्यूल है जो हमारे लिए कैरियर का काम करेगा। हम अपना डिजायर्ड जीन जो एक ऑर्गेनिज्म का हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म में शिफ्ट करना है, तो जीन ट्रांसफ़र के लिए हमें कैरियर एक वेक्टर चाहिए। ठीक है, और ये वेक्टर वही है, ये वेक्टर डीएनए कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो ए सिंपल डीएनए मॉलिक्यूल, जैसे नॉर्मली बाकी डीएनए होता है उसी तरह का डीएनए है। बस इसमें एक एबिलिटी होती है कि ये सेल में एंटर कर जाता है, और इसमें सेल में एंटर करने की एबिलिटी है, तो हम क्या करते हैं कि इसी वेक्टर डीएनए को कट करके हम अपना डिजायर्ड जीन इसमें फिट कर देते हैं। ठीक है, और जब वेक्टर डीएनए को कट करके डिजायर्ड जीन लगा देते हैं, तो ये दोनों डीएनए कंबाइंडली कहलाते हैं आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नाउ वेक्टर की जैसी प्रॉपर्टी है, वेक्टर सेल में एंटर करेगा तो वेक्टर के साथ साथ हमारा डिजायर्ड जीन भी सेल में एंटर कर जाएगा। So actually these are the carriers. By the help of these vector we can transfer our desired gene. ठीक है, तो वेक्टर्स डीएनए में क्या खास बात होती है, कितने तरह के वेक्टर हैं, यही हम चीज़ डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज वेक्टर डीएनए? इट इज अ स्पेशल डीएनए मॉलिक्यूल व्हिच कैन कैरी और ट्रांसफर आवर डिजायर्ड जीन इन होस्ट सेल। तो होस्ट सेल में डिजायर्ड जीन को कैरी करना, ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, दे हैव सेल्फ रिप्लिकेशन। एक्चुअली वैसे तो डीएनए में होता ही है। अब आपको डीएनए रिप्लिकेशन जब पढ़ाया जाता है तब भी बताते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल हैव द सेल्फ रिप्लिकेशन एबिलिटी, बट देयर इज अ टर्म्स एंड कंडीशन दैट दिस डीएनए मॉलिक्यूल मस्ट हैव ओआरआई, origin of replication is the place in DNA from where the replication starts। जब भी हम डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो ये बात क्लियर है। अगर किसी डीएनए मॉलिक्यूल में ओआरआई नहीं है तो उस डीएनए मॉलिक्यूल का रिप्लिकेशन नहीं हो सकता। वेक्टर डीएनए जो होते हैं उनमें अपना सेल्फ रिप्लिकेशन एबिलिटी है। इसका मतलब उसके पास ओआरआई है, और सेल्फ रिप्लिकेशन होने की वजह से क्या फ़ायदा होगा कि जब हम अपना डिजायर्ड जीन इससे कनेक्ट करेंगे, डिजायर्ड जीन तो एक डीएनए का सेगमेंट, उसमें नहीं होती ओआरआई। तो अगर आप ऐसे डिजायर्ड जीन लोगे तो डिजायर्ड जीन अपनी कॉपी नहीं कर पाते। हम अपने उस डिजायर्ड जीन को वेक्टर में कनेक्ट कर दो, तो वेक्टर के पास ओआरआई है, उसमें सेल्फ रिप्लिकेशन है, तो वेक्टर जब अपना रिप्लिकेशन करता है तो वो हमारे डिजायर्ड जीन की भी कॉपी बना देता है, और कॉपीज तो हमें खूब चाहिएंगी। तो वेक्टर हमारे लिए एक एडवांटेज पार्ट और रहता है कि ये हमारे लिए क्लोनिंग भी कर देता है हमारे डिजायर्ड जीन की। क्लोनिंग मतलब उसका नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज करना। दैट्स व्हाई वेक्टर को कई बार हम केवल वेक्टर डीएनए न बोल के क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, दे हैव सेल्फ रिप्लिकेशन एबिलिटी, सो दे आर ऑल्सो नोन एज क्लोनिंग वेक्टर। अब ये क्लोनिंग भी करते हैं, क्लोनिंग किसकी? हमारे डिजायर्ड जीन की, और एज ए वेक्टर ये उसको ट्रांसफर भी करते हैं। सो दैट्स वाई हमें एनसीईआरटी में तो क्लोनिंग वेक्टर के नाम से ये टॉपिक मिलेगा। ठीक है, तो वेक्टर में वेक्टर डीएनए है जो न केवल ट्रांसफ़र कर रहे हैं बल्कि इनमें सेल्फ रिप्लिकेशन एबिलिटी है, तो ये जीन की क्लोनिंग भी करते हैं। नाउ वेक्टर डीएनए के बारे में कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी। वेक्टर डीएनए इज़ नॉट एन जनरलाइज्ड और रैंडम प्रोसेस। वेक्टर जो है बड़े स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई सा भी वेक्टर किसी भी डिजायर्ड जीन को किसी भी होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर देगा, ऐसा नहीं होता। वेक्टर बहुत स्पेसिफिक होते हैं, और इसीलिए हमें वेक्टर का सिलेक्शन करना पड़ता है कि हम कौन सा वेक्टर यूज़ करें। देखिए, वेक्टर कर क्या रहा है? ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, जीन ले जाने का काम कर रहा है। तो ले जाने का काम जब भी कोई होता है, ट्रांसपोर्टेशन के काम में कुछ लिमिटेशंस तो रहती हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हम अपनी फैमिली शिफ्ट कर रहे हैं, किसी पर्सन का कहीं ट्रांसफ़र हो गया जॉब का, और उसको फैमिली शिफ्ट करनी, एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, तो हम क्या करते हैं? मूवर्स, पैकर्स या जो भी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो सामान शिफ्टिंग का काम करते हैं, हम उनको कॉल करते हैं कि भाई हमें सामान शिफ्ट करना है, तो हमें पर्टिकुलर कोई व्हीकल चाहिए। तो जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, अगर वो आपने उनको कहा कि हमें अपना इस सिटी से दूसरी सिटी में सामान शिफ्ट करना है, तो क्या करना है? वो आपसे कुछ बेसिक चीज़ें फ़ोन पे ही पूछ लेता है। ठीक है, तो क्या करेगा? सबसे पहले तो देखिए क्या है, हमने एक व्हीकल की डिमांड करी कि हमारा सामान ले जाना है, तो पूछेगा भाई आपका सामान कितना है, आपके पास लगेज कितना है, टोटल आपका घर का सामान कितना है। उसके अकॉर्डिंग वो व्हीकल डिसाइड करेगा कि कितनी बड़ी गाड़ी में जाएगा। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन के काम में
ट्रांसपोर्ट होने वाले मटेरियल की साइज बहुत मैटर करती है, उसके अकॉर्डिंग हमें व्हीकल लेना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हमें जब ट्रांसपोर्ट करना है, एक डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करना है, तो जाने वाले उस डिजायर्ड जीन की साइज, कि वो जीन छोटा है या कितना बड़ा है, डिजायर्ड जीन की साइज मैटर करेगी, क्योंकि हर वेक्टर डीएनए की जीन कैरी करने की एक कैपेसिटी फिक्स होती है, एक लिमिटेशन, एक रेंज तो होगी कि वो कितना बड़ा जीन उठा के ले जा सकता है। और इसीलिए जब हम वेक्टर का सिलेक्शन करते हैं तो हमें सबसे पहले तो हमारे डिजायर्ड जीन की साइज देखनी होती है कि हमारा जीन कितना बड़ा है, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग वेक्टर ढूंढते हैं कि इतने बड़े डीएनए को अगर हमें शिफ्ट ले जाना, ट्रांसफर करना है, तो हमें कौन सा वेक्टर चाहिएगा। तो वेक्टर ऑलवेज नीड द साइज ऑफ द मटेरियल टू बी ट्रांसपोर्टेड। अनदर क्वेश्चन जो वो ट्रांसपोर्टर हमसे पूछेगा, कितना सामान है, उसके अलावा दूसरी चीज वो पूछेगा जाना कहाँ है। ठीक है, अब हमें वो डेस्टिनेशन भी पूछेगा, भाई किस जगह ले जाना, कौन सी सिटी में ले जाना। ये एक दूसरा लिमिटेशन है। हम मान लीजिए कोई ऐसे वैसे दूर दराज की या कोई बहुत इंटीरियर प्लेस बता दें जहाँ हो सकता है वो जाता ही नहीं हो, या उसकी पॉसिबिलिटी नहीं, उसको परमिट नहीं हो, जो भी हो, वो मना कर सकता है। ठीक है, आप तो कहते हो हम तो अपना सामान पाकिस्तान ले जाएंगे, तो ही विल रिफ्यूज, मना कर देगा। कहने का मतलब ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं वो मैटर करता है, कि वो व्हीकल वहाँ तक जाएगा भी कि नहीं जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने डिजायर्ड जीन को जो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस ट्रांसफर होने वाले जीन की साइज, दूसरा इस जीन को आप ट्रांसफर कहाँ कर रहे हैं, किस सेल, किस होस्ट सेल में ट्रांसफर कर रहे हैं, वो भी जरूरी है, क्योंकि हर वेक्टर हर किसी सेल में एंटर नहीं होता। तो वेक्टर की दो लिमिटेशन, पहली चीज तो ये कि डिजायर्ड जीन की साइज, वो कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग वेक्टर की कैपेसिटी और सब चीज देखनी पड़ेगी। और दूसरा है टाइप ऑफ होस्ट सेल। जिसे एक एग्जांपल लेते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड सबसे सिंपल सा एक छोटा सा वेक्टर है। प्लाज्मिड लेकिन बहुत बड़े जीन उठा के नहीं ले जा सकता, उसकी इतनी कैपेसिटी अभी बताएंगे। तो एक छोटे मीडियम साइज के जीन ले जाता है। और प्लाज्मिड ने ये भी क्लियर कर रखा है कि देखो भाई, मैं तो जीन ट्रांसफर सिर्फ बैक्टीरिया में ही करूंगा, क्योंकि प्लाज्मिड नेचुरली सिर्फ बैक्टीरिया में एंटर करते हैं, यूकैरियोट्स में नहीं जाएंगे। तो अब हमें अगर किसी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर करना है तो ही हम प्लाज्मिड यूज करेंगे, बाकी नहीं। सो दिस मीन्स दिस होस्ट सेल टाइप इज अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर जिससे हमें वेक्टर डिसाइड करना पड़ता है। मतलब वेक्टर बहुत स्पेसिफिक है, उनके जीन कैरी करने के साइज की एक रेंज फिक्स है, किस होस्ट सेल में जाएंगे वो फिक्स है। और इसीलिए जब भी हम जीन ट्रांसफर का एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं तो हमें वेक्टर सेलेक्ट करना पड़ता है, रैंडमली कोई सा भी नहीं ले सकते। और वेक्टर सिलेक्शन अपने आप में एक बड़ा मुश्किल और डिफिकल्ट टास्क भी है। कई बार तो कोई ढंग का सूटेबल वेक्टर ही नहीं मिल पाता, साइज के अकॉर्डिंग वेक्टर मिलता है जीन के, तो पता चला ये उस सेल में नहीं जा रहा है जिसमें भेजना है, तो बहुत सारी दिक्कतें। और इसीलिए फिर साइंटिस्ट और इन्होंने जब वेक्टर सूटेबल नहीं मिलता था तो फिर आर्टिफिशियल वेक्टर बनाना शुरू किए। एंड नाउ वी हैव डेवलप्ड मेनी आर्टिफिशियल वेक्टर्स आल्सो। तो वेक्टर डीएनए नेचुरल भी हैं, मतलब किसी नेचुरल सेल से निकाले गए हैं जैसे प्लाज्मिड है, और वेक्टर डीएनए को आर्टिफिशियली भी कंस्ट्रक्ट किया गया है थोड़ा बहुत चेंज करके, ताकि वो हमारे काम आ सके। ठीक है, तो वेक्टर डीएनए का सिलेक्शन, इस पर क्वेश्चन आता है, सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए डिपेंड्स ऑन। तो सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। कौन कौन सी चीज? साइज ऑफ डिजायर्ड जीन एंड टाइप ऑफ होस्ट सेल। साइज ऑफ डिजायर्ड जीन एंड टाइप ऑफ होस्ट सेल, इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये दोनों चीजें तय होने के बाद ही हम वेक्टर यूज कर पाएंगे। ठीक है, नाउ वेक्टर डीएनए में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल, जैसा मैंने कहा कि वेक्टर डीएनए नेचुरल भी हो सकता है और हम उसको आर्टिफिशियली भी यूज करते हैं। मस्ट हैव एटलीस्ट 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। एक्चुअली क्या है, किसी कोई भी डीएनए वेक्टर डीएनए नहीं बन पाएगा। एक डीएनए वेक्टर डीएनए तब है जब उसमें कम से कम 3 जरूरी प्रॉपर्टीज तो हों, 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो कई बार जब हम आर्टिफिशियल वेक्टर बनाते हैं तब भी हम ये 3 चीजें जरूर रखते हैं। क्या क्या है? प्रेजेंस ऑफ ओआरआई, कि एक तो उसमें ओआरआई होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोनिंग और रेस्ट्रिक्शन साइट। ये 3 चीजें जरूर रखी जाएंगी। अगर आप नेचुरल डीएनए को वेक्टर की तरह यूज कर रहे हो तो भी ये होना चाहिए, आर्टिफिशियल डीएनए को वेक्टर बना रहे हो तो भी ये रखनी पड़ेगी। ठीक है, इन तीनों का क्या पर्पज है, क्यों रखनी है, इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा और समझें। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे प्रेजेंस ऑफ ओआरआई। मींस अ वेक्टर डीएनए मस्ट हैव एटलीस्ट 1 ओआरआई, कम से कम एक ओआरआई जरूर होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 1 ओआरआई। ओआरआई होगी तो वहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा तभी तो कॉपीज बनेगी, और वो भी जरूरी है। सिंगल मॉलिक्यूल वेक्टर कैसे तो कुछ काम नहीं होना है,
तो क्लोनिंग एबिलिटी ज़रूरी है, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 ORI होनी चाहिए, और ये भी ORI कैसी होनी चाहिए, हाई कॉपी नंबर टाइप, जिससे कि वो रिप्लिकेट कर सके। सो इट हैव एटलीस्ट 1 ORI सो दैट इट कैन रिप्लिकेट, और ORI माइट बी हाई कॉपी नंबर टाइप। हाई कॉपी नंबर होगा तो और अच्छी बात है। एसेंशियलिटी ये कि ORI होना चाहिए। अब आपको थोड़ा वापस आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर में जाएं, DNA रिप्लिकेशन वाला पार्ट देखें, तो वहाँ आपको मिलेगा, मैंने वहाँ पे बताया था कि ORI जो है 2 तरह की होती है, लो कॉपी नंबर, हाई कॉपी नंबर। कुछ ORI ऐसी होती हैं जहाँ से बहुत स्लो रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, तो एक यूनिट टाइम में नंबर ऑफ कॉपीज कम बनेगी, और कुछ ORI ऐसी होती है जहाँ से बहुत रैपिड रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, तो नंबर ऑफ DNA कॉपीज ज़्यादा बनेगी। जो ORI रैपिड रिप्लिकेशन स्टार्ट करती है, ज़्यादा कॉपीज बनाती है, वो हाई कॉपी नंबर है, दूसरी वाली लो कॉपी नंबर है, ठीक है। तो जब हम वेक्टर को डिज़ाइन कर ही रहे हैं, ORI रख ही रहे हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि हमारी ORI हाई कॉपी नंबर हो, ताकि ज़्यादा कॉपीज बन सके DNA की, या हमारे डिजायर्ड जीन की भी ज़्यादा कॉपीज हो सके। तो हाई कॉपी नंबर होना डिजायरेबल है, एसेंशियलिटी नहीं। एसेंशियल नहीं है कि हाई कॉपी नंबर ही चाहिए, एसेंशियल ये है कि ORI चाहिए, ORI होना चाहिए। अब अगर वो हाई कॉपी नंबर है तो और बढ़िया, ठीक है। तो हाई कॉपी नंबर टाइप की एटलीस्ट एक ORI तो होनी चाहिए। मान लो हाई कॉपी नंबर ना हो पाए, कोई बात नहीं, ORI होनी चाहिए, ठीक है। देन सेकंड वन, प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन। ये एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि मार्कर जीन होने चाहिए। मार्कर किसको कहते हैं? देखिए, मार्कर जो होता है किसी चीज को मार्क करने में काम आता है। हम जैसे बुक पढ़ते हैं तो मार्कर लगा दें ताकि वो चीज हाईलाइट हो जाए। एक्चुअली हमें वेक्टर में मार्कर की जरूरत पड़ती है। कारण क्या है? देखो, जैसे वेक्टर DNA है या होस्ट सेल है, डिजायर्ड जीन है, हमें कुछ चीज दिखता थोड़ी है, किसी मॉलिक्यूल है, आंखों से कुछ नहीं दिखता। तो हमने मान लो एक डिजायर्ड जीन ले लिया, अब हम वेक्टर भी नहीं दिख रहा है, और हम कह रहे हैं वेक्टर के अंदर हम डिजायर्ड जीन को जोड़ रहे हैं और होस्ट सेल में भेज दिया हमने, तो हमें यहाँ पर नजर कुछ नहीं आता, सारा काम सॉल्यूशन में, टेस्ट ट्यूब में होता है। तो हमें कैसे मालूम चले कि ये वेक्टर DNA हमारे डिजायर्ड जीन को लेके होस्ट सेल में चला भी गया या नहीं गया? ठीक है, क्योंकि ये ध्यान रखना कि सारे वेक्टर सारी होस्ट सेल में चले जाए, ऐसा नहीं होता। तो हम ये मालूम कैसे करें कि वेक्टर हमारा इस जीन को लेके गया भी या नहीं गया? ये जानने के लिए हमने क्या करा, हमने वेक्टर के अंदर ही कुछ ऐसी चीजें लगा दी जिससे ये वेक्टर जहां होगा हमें पता चलता रहेगा, एक तरह से GPRS नेविगेशन जैसा, ठीक है। तो हमने इस वेक्टर को ये गया, क्योंकि देखिए जो डिजायर्ड जीन जा रहा है, अब हमारे डिजायर्ड जीन के पास आप लोगों की तरह मोबाइल तो है नहीं जो पहुंच के सेल में पहुंच के फोन कर दे कि पहुंच गया, आराम से, चिंता मत करना, ठीक है। हमने क्या करा, जो इसको ले जा रहा है वेक्टर, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज लगा दी जिससे हमें पता चलता रहता है कि ये वेक्टर हमारे डिजायर्ड जीन को लेके सेल में एंटर भी किया है या बाहर ही बैठा है, ठीक है। उसके लिए हमने उसमें लगाए हैं मार्कर जीन, कुछ ऐसे जीन लगा दिए जो मार्कर की तरह काम करते हैं। उन जीन की बदौलत वेक्टर पहचान में आता रहता है कि हाँ ये है कि नहीं, और उससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि वेक्टर सेल में गया या किस सेल में नहीं गया। तो वो सेल का सिलेक्शन करना पड़ता है। जिस सेल में RDNA चला जाता है, रिकॉम्बिनेंट सेल, जिस सेल में RDNA मतलब वेक्टर और होस्ट सॉरी डिजायर्ड जीन नहीं गया तो नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ये चीज पता करने के लिए हम वेक्टर में कुछ ऐसे जीन रखते हैं जिनसे हमें मालूम चलता है, और उन्हीं को हम मार्कर कहते हैं, ठीक है। These are the special genes which helps in identification and isolation of recombinant host cell. अब recombinant host cell किसको कहें? देखिए, वेक्टर DNA और डिजायर्ड जीन को जोड़ने पर बनता है रिकॉम्बिनेंट DNA। अब वो हमारी होस्ट सेल में गया या नहीं गया ये जानना पड़ता है, क्योंकि सब में नहीं जा पाता। तो जिस सेल में गया, जिसमें नहीं गया, जिसमें गया वो रिकॉम्बिनेंट सेल, जिसमें नहीं गया वो नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल। तो हमें सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन में काम आएंगे ये मार्कर जीन। आइडेंटिफिकेशन एंड सेलेक्ट आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल उसके लिए चाहिए। तो वेक्टर हमारा ये तीसरी एक और काम करता है। देखिए, वेक्टर सबसे पहले क्या कर रहा है, हमारे डिजायर्ड जीन को ले जा रहा है। दूसरी चीज क्या कर रहा है, वेक्टर अपनी ORI की मदद से हमारे डिजायर्ड जीन की कॉपी भी कर रहा है। तीसरी चीज क्या होगी कि वेक्टर के अंदर कुछ जीन ऐसे हैं जो मार्कर की तरह काम आते हैं, और इससे हमें ये पता भी चलता है कि वेक्टर सेल में पहुंचा या नहीं पहुंचा, आइडेंटिफिकेशन। तो वेक्टर 3 तरह से हमारी मदद कर रहा है, ठीक है। अब ये जीन कौन से हैं? आमतौर पर ये जीन वेक्टर के खुद के ही होते हैं, कई बार हम लगा भी सकते हैं, ठीक है। वेक्टर, वैसे भी मैंने कहा ना, वेक्टर भी तो एक DNA है, नेचुरल DNA है, तो उसमें भी तो जीन होंगे। तो हम वेक्टर के ही किसी जीन को मार्कर की तरह यूज करते हैं। जैसे प्लाज्मिड अक्सर वेक्टर के तौर पर काम आता है। प्लाज्मिड कई तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे एक प्लाज्मिड होता है R प्लाज्मिड, मतलब रेजिस्टिविटी प्लाज्मिड, बैक्टीरिया में पढ़ाया जाता है। R प्लाज्मिड, रेजिस्टिविटी प्लाज्मिड, ऐसा प्लाज्मिड जिसमें कि
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है, और वो प्लाज्मिड अगर बैक्टीरिया में है तो प्लाज्मिड एंटीबायोटिक से मरता नहीं है, सॉरी बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से मरता नहीं है, वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाता है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्लाज्मिड पर होते हैं, और यही जीन को हम एज ए मार्कर यूज कर सकते हैं। जैसे दो एग्जांपल हैं, ये हम यूज करके भी बताएंगे आपको। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बहुत अच्छे से मार्कर की तरह काम आते हैं, जैसे कि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, शॉर्ट में लिखते हैं AMPR जीन, ऐसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन TTR जीन, ये दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है, और ये बहुत अच्छे से मार्कर की तरह यूज होंगे। अब इन मार्कर जीन को कैसे यूज करेंगे, कैसे हम सेल को या रिकॉम्बिनेंट सेल को सेपरेट करेंगे, आइसोलेट करेंगे, ये चीज अपन प्रोसीजर में पढ़ेंगे। अभी हम टूल्स पढ़ रहे हैं। टूल्स मतलब क्या क्या औजार हमें चाहिए, तो हम जो जो सामान चाहिए वो समझ रहे हैं। अब इनसे हम कैसे काम में लेंगे वो हम प्रोसीजर में बताएंगे। तो किस तरह से मार्कर जीन का यूज होता है वो प्रोसीजर में बताएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। एक और मार्कर जीन की अगर बात करें तो एंजाइम बनाने वाले जीन हैं, जैसे कि गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाला गेल जीन। गेल जीन गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है। तो कुछ ऐसे जीन जो एंजाइम बनाते हैं वो भी एज ए मार्कर की तरह यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे जीन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं वो मार्कर की तरह काम आ सकते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हमारा वेक्टर DNA ORI भी रखे जिससे वो कॉपी कर सके, और उसमें कुछ ऐसे जीन हों जिससे कि हम उसको पहचान पाएं कि ये सेल में गया या नहीं गया। उन जीन को हम सेलेक्टेबल मार्कर जीन कहते हैं। तो दो जरूरी चीज तो होनी चाहिए। तीसरी चीज, नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे हम। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोनिंग और रेस्ट्रिक्शन साइट। देखिए किसी भी DNA या ऐसे DNA को एज ए वेक्टर DNA यूज करने के लिए ये तीसरी जरूरी चीज है कि उसमें रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। भाई हम क्या कर रहे हैं, हम वेक्टर DNA को कट करेंगे और उसी में अपना डिजायर्ड जीन फिट करके जोड़ेंगे। अब अगर वेक्टर DNA को आपको कट करना है तो वहां उसमें क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट, क्योंकि कट हम किससे करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से वेक्टर को काटा जा सके इसके लिए उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। अगर किसी DNA में या वेक्टर DNA में रेस्ट्रिक्शन साइट ही नहीं है तो वो तो काम भी नहीं आएगा। आप उसमें डिजायर्ड जीन जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि उसको पहले काटना पड़ता है, कटेगा ही नहीं अगर ये साइट नहीं है। तो वेक्टर में रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। अच्छा, इन रेस्ट्रिक्शन साइट को क्लोनिंग साइट भी कहते हैं। इनको क्लोनिंग और रेस्ट्रिक्शन दोनों कहा जाता है। क्लोनिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो जिस जगह आप काटोगे उसी जगह तो डिजायर्ड जीन जुड़ेगा, और बाद में इसकी वैसे भी कॉपी होती तो जीन की क्लोनिंग भी तो हो रही। तो डिजायर्ड जीन की क्लोनिंग हो रही है उसी जगह जाके जहां वो जुड़ रहा है वहीं से उसकी क्लोनिंग हो रही है। तो रेस्ट्रिक्शन साइट को क्लोनिंग साइट भी बोल दिया जाता है, ठीक है। और एक अच्छा वेक्टर वो माना जाता है जिसके अंदर अलग अलग बहुत सारे एंजाइम की रेस्ट्रिक्शन साइट हो। क्योंकि देखिए हमें नहीं पता होता है कि हमारा डिजायर्ड जीन हमें निकालने में कौन सा एंजाइम काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। और जो एंजाइम से हम डिजायर्ड जीन निकाल रहे हैं उसी से वेक्टर को कट करना होता है, तभी तो जोड़ेंगे भी सही ना। तो इसीलिए क्योंकि अलग अलग एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे अलग अलग एंजाइम यूज होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो वेक्टर आपका मल्टीपर्पज तब है, वेक्टर आपके अलग अलग एक्सपेरिमेंट में तब यूज हो पाएगा जब उसमें बहुत सारे एंजाइम की रेस्ट्रिक्शन साइट हो। तो हम कोई सा भी एंजाइम यूज करें उसकी साइट उसमें मिलनी चाहिए तभी तो कटेगा। तो एक अच्छा वेक्टर वही उसमें जिसमें जितने ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट हो उतना बढ़िया। लेकिन एक और शर्त कि आप बहुत सारे एंजाइम की रेस्ट्रिक्शन साइट रखो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक ही साइट होनी चाहिए। एक एंजाइम की एक ही साइट चाहिए, दो भी नहीं चलेगी। बहुत सारे एंजाइम की साइट रख लो बट एक एंजाइम की एक साइट रखेंगे, क्या फायदा हुआ। एक एंजाइम की जब एक ही साइट होगी और जब आप एंजाइम यूज करोगे तो वो एक ही जगह तो कट करेगा, और एक जगह कट करना है ताकि वो एक जगह से ओपन हो और वहीं पर हमारा डिजायर्ड जीन जाके जुड़ जाए। अगर मान लो उस एंजाइम की दो साइट या दो से ज्यादा साइट है तो वो एंजाइम दो जगह काट देगा, तीन जगह काट देगा, तो फिर वेक्टर DNA के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि अब वो असेंबल ही नहीं होगा, वो फिर जुड़ेगा ही नहीं। इसीलिए ये बहुत मैंडेटरी पार्ट है कि ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हैव इट्स वन साइट ओनली। यू कैन हैव द साइट्स ऑफ मेनी एंजाइम्स बट ईच एंजाइम साइट शुड बी वन ओनली। ये एक एसेंशियल पार्ट है, इसको भी अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो वेक्टर DNA मस्ट हैव रेस्ट्रिक्शन साइट्स ऑफ सेवरल एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम की साइट हो। दैट इज वेक्टर DNA शुड बी पॉलीलिंकर और मल्टीपल क्लोनिंग साइट। जिस वेक्टर DNA में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट होती है उस वेक्टर को पॉलीलिंकर कहते हैं, ठीक है। बहुत सारी साइट होंगी, MCS कहते हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइट।
बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट, बट ओनली वन साइट ऑफ ईच एंजाइम शुड बी प्रेजेंट। ये जरूरी है, आप बहुत सारे एंजाइम की साइट रख लो लेकिन एक एंजाइम की एक ही साइट होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें जब हम प्रोसीजर में इसको यूज़ करेंगे ना, वहाँ आपको और समझ में आएगा कि ये सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो वेक्टर डीएनए दरअसल वो डीएनए मॉलिक्यूल है जो हमारे डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल में ले जाएगा। ये वेक्टर डीएनए नेचुरल ओरिजिन का हो सकता है, इसको आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है। ठीक है, वेक्टर डीएनए में 3 जरूरी प्रॉपर्टी चाहिए। एक तो ओआरए होनी चाहिए, जिससे वो वेक्टर अपनी भी कॉपी बनाए और हमारे डिजायर्ड जीन की भी क्लोनिंग करे। उसमें मार्कर जीन होने चाहिए जिससे कि ये हमेशा रिकॉग्नाइज होता रहे कि सेल में गया कि नहीं गया, और उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए जिससे कि हम उसको कट करके डिजायर्ड जीन जोड़ सकें, लेकिन एक एंजाइम की एक साइट ही चाहिए। ठीक है, ये वेक्टर की कुछ बेसिक बातें हैं। ये चीज़ें एनसीईआरटी ने भी दी है, मैं थोड़ा सा आपको लास्ट में बताऊंगा एनसीईआरटी में क्या क्या है। ओके, नाउ अब हम कुछ वेक्टर के कुछ एक एग्जांपल भी ले लें कि कौन कौन से वेक्टर हैं, किस तरह के हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर के नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, वेक्टर के एग्जांपल्स में आपको सिर्फ वेक्टर कौन सा है, उसकी कैपेसिटी क्या है, और उसके कुछ अगर एग्जांपल है तो बस 2-3 बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। अब जैसे कुछ सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर डीएनए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल है प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड जो है बहुत ही सिंपलेस्ट इजी गोइंग अवेलेबल प्लाज्मिड है, वेक्टर है। ठीक है, इट इज एन एक्स्ट्रा, हम प्लाज्मिड जानते हैं, एक्स्ट्रा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एक एक्स्ट्रा डीएनए। बैक्टीरिया का अपना एक मेन सर्कुलर डीएनए होता है, उसके अलावा ये छोटा सा सर्कुलर एक्स्ट्रा डीएनए होता है, ये भी सर्कुलर होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एडिशनल डीएनए। प्लाज्मिड का होना बैक्टीरिया में जरूरी नहीं है। ये चीज तो हमें मोनेरा में पढ़ा दी जाती है कि अगर बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं भी है तो भी बैक्टीरिया जी लेता है। प्लाज्मिड आ जाए तो अच्छी बात है, प्लाज्मिड में क्या 2-4-5 जीन और एक्स्ट्रा होंगे, कुछ अच्छे जीन हो सकते हैं। प्लाज्मिड आने से कुछ फायदा ही है, लेकिन प्लाज्मिड न भी हो तो जिंदा तो रह जाएगा। हम उसी प्लाज्मिड को ऐसे वेक्टर काम में लेते हैं। कौन कौन से प्लाज्मिड है, मैं प्लाज्मिड वेक्टर के नाम ध्यान रख लें। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, इनको नाम, इनके नाम भी बड़े अजीब हैं। देखिए प्लाज्मिड वेक्टर के एग्जांपल PBR322, PBR327, ये सब प्लाज्मिड वेक्टर के नाम है। PBR327, PUC18, PUC19। देखिए ये सब टेक्निकल नाम है, साइंटिस्ट और लोगों ने अपने अपने तरीके से बनाए हैं। अब इसमें क्या बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। PBR तो P तो जो स्मॉल p है वो तो है प्लाज्मिड के लिए, प्लाज्मिड को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, PBR, इसमें जो BR है ये उन 2 साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको मॉडिफाई करके एज अ वेक्टर तैयार किया। प्लाज्मिड जो होता है नेचुरल वेक्टर है, बट 100% नेचुरल नहीं है, थोड़ा बहुत तो मॉडिफिकेशन करना ही पड़ता है, तो आर्टिफिशियली मॉडिफाइड है। ठीक है, तब भी इसको नेचुरल वेक्टर की कैटेगरी में लेते हैं, थोड़ा बहुत हमें जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है। BR 2 साइंटिस्ट का नाम है, बॉलिवर एंड रोड्रिगेज। BR इनका शॉर्ट नाम है, बॉलिवर एंड रोड्रिगेज। ठीक है, ये वो 2 पर्सन हैं जिन्होंने इन प्लाज्मिड को प्रिपेयर किया है मॉडिफाई करके। बाकी जो नंबर्स हैं 322, 327, ये तो जिस लैब में काम होता है लैब वाले अपने अकॉर्डिंग सीक्वेंस लिखते हैं, वो उनके नंबर्स हैं। ओके, जैसे और नाम है PUC18, अब P तो प्लाज्मिड ही है। UC, ये UC जो है ये यहाँ पर UC का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, मतलब ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। 18-19 उनकी लैब की अपनी सीक्वेंस है। ठीक है, तो प्लाज्मिड को नाम दिया गया है, लेकिन कोई सिस्टम, बहुत कोई रेगुलर रूल नहीं है। कभी साइंटिस्ट ने अपने नाम से, तो कभी जिस प्लेस में काम हुआ प्लेस के नाम से, पर्सन के नाम से, कुछ भी हो सकता। तो PBR322, PUC327, ठीक है, सॉरी PBR327, PUC18, PUC19, ये कुछ प्लाज्मिड वेक्टर है। ये सब के सब वेक्टर ई कोलाई के हैं, ई कोलाई से ऑब्टेन किए हैं और इनको जरूरत के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, ये सारे के सारे ई कोलाई के प्लाज्मिड, ई कोलाई के प्लाज्मिड बहुत काम आते हैं और ये नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम का नाम भी आपने मोनेरा में पढ़ा होगा, ये भी बड़ा यूजफुल बैक्टीरिया है। एग्रोबैक्टीरियम के 2 प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड। ठीक है, इनके बारे में भी डिटेल सा प्रोसीजर में आएगा, हम यूज करेंगे। ये दोनों भी वेक्टर काम आते हैं और TI प्लाज्मिड वेक्टर तो प्लांट में जीन ट्रांसफर में सबसे ज्यादा काम आता है। इट इज द मोस्ट कॉमन वेक्टर फॉर प्लांट सेल। तो प्लांट में जीन ट्रांसफर के लिए TI प्लाज्मिड अच्छी तरह से याद रखना। प्लांट में ही क्यों, ये तो मैं आपको प्रोसीजर में समझाऊंगा कि हम वेक्टर कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्लाज्मिड वेक्टर के नाम है। प्लाज्मिड वेक्टर मैंने कहा ना बहुत बड़े जीन नहीं ले जा सकता, फिर भी हमें उसकी कैपेसिटी ध्यान रखनी। कैपेसिटी, प्लाज्मिड कैन कैरी
0.5 to 8 किलो बेस पेयर साइज्ड जीन। मतलब प्लाज्मिड की जो रेंज है 0.5 से लेकर मैक्सिमम 8 केबी तक का जीन ले जा सकता है। अब समझे केबी क्या है। अब देखिए बायोटेक में तो बहुत जरूरत पड़ेगी। डीएनए की लेंथ को बेस पेयर में ना मेजर किया जाए। 100 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए, 1000 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए, और जैसे 1000 बेस पेयर हो जाते हैं तो हम उसको 1 किलो बेस कह देते हैं, केबी। समझ गए। तो अगर 8 केबी का मतलब कितना बड़ा डीएनए होगा, इतना बड़ा डीएनए जिसमें 8000 बेस पेयर आ जाए। 8000 बेस पेयर को 8 केबी कहेंगे, किलो बेस पेयर। तो प्लाज्मिड 0.5 से लेकर 8 किलो बेस पेयर यानी कि 8000 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए तक के बड़े साइज के जीन को ले जा सकता है। ये प्लाज्मिड की जीन ले जाने की कैपेसिटी है। एक तो कैपेसिटी ध्यान रखनी है, बाकी इनके कुछ नाम ध्यान रखने हैं। हाँ, प्लाज्मिड वेक्टर को एनसीईआरटी ने भी थोड़ा सा एलेबोरेट करके समझाया, और उसमें से ये जो PBR322 है उसका उन्होंने एक डायग्राम दे करके समझाने की कोशिश की है। बोर्ड एग्जाम में भी PBR322 का लेबल्ड डायग्राम पूछ लेते हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स में। ड्रॉ द लेबल डायग्राम। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें PBR322 का डायग्राम दे करके उसके पार्ट्स पूछ लेते हैं किसमें क्या क्या चीज है। ठीक है, एनसीईआरटी में पेज नंबर 198 199 पर वेक्टर का पार्ट है, हम अभी देखेंगे इसे। तो ये PBR322 का थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाना भी आना चाहिए। देखिए PBR322 किस तरह से रहता है, क्या है, ये सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड है। देखिए ये बना, मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम रखा है। ये एक सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये अलग अलग कलर से शो कर रखा था कि हमें समझ में आए। इसमें वो तीनों चीजें हैं जो एक वेक्टर में होनी चाहिए। वेक्टर की 3 प्रॉपर्टी याद है, वो सब है। सबसे पहले इसके अंदर देखो, एक तो है इसमें ये ORI होगी, तो एक तो ORI होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या बताई गई थी, सेलेक्टेबल मार्कर जीन। तो इसमें 2 मार्कर जीन है। देखिए ये जो पिंक कलर से बना रखा है ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और इधर वाला ये जीन है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, ये 2 मार्कर जीन हो गए। ये एक ORI, ये जो पूरा एरिया है ये ORI वाला है। यहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ORI हो गए, मार्कर जीन हो गए। अच्छा, यहाँ एक एक्स्ट्रा सीक्वेंस और है, ये ROP प्लाज्मिड में मिलने वाली स्पेसिफिक सीक्वेंस है। ये हर वेक्टर में नहीं मिलेगी। ROP का मतलब है रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। मैंने अलग से लिखा ROP क्या है, ये एक छोटा सा डीएनए का सेगमेंट है, ये पूरा ROP है। और इसके अंदर क्या, इट फॉर्म्स अ प्रोटीन। इस हिस्से से एक प्रोटीन बनता है, वही आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा। और ये प्रोटीन क्या करता है, विच हेल्प्स इन रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। यहाँ से इस जगह से इस डीएनए से एक प्रोटीन बनेगा जो प्लाज्मिड के रिप्लिकेशन में हेल्प करेगा, इसलिए इस सेगमेंट को ROP कहते हैं। तो ये तो एक एडिशनल सीक्वेंस है जो प्लाज्मिड डीएनए में होती है। बाकी ऐसे वेक्टर जो 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसमें एक हो गया ORI, दूसरा हो गया मार्कर जीन, तीसरी जरूरी चीज क्या बताई थी हमने, थर्ड जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या थी, वो था रेस्ट्रिक्शन साइट, क्लोनिंग साइट। अब देखो इसमें अलग अलग एंजाइम के नाम लिखे हैं, कौन सा एंजाइम की कहाँ साइट है, और ये अपने को भी ध्यान रखना है। जैसे 2 एंजाइम की साइट, एक तो इस जगह पर ये है, मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, इस जगह पर है PVU एंजाइम, PVU1 एंजाइम की साइट, और एक यहाँ पर है, ये जो है PST1 एंजाइम की साइट। ये जो मार्किंग की है मैंने, एक्चुअली ये यहाँ पर क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट, मतलब पैलिंड्रोमिक डीएनए। तो PVU1 एंजाइम जिस पैलिंड्रोम पर कट करता है वो पैलिंड्रोम यहाँ है, PST1 एंजाइम का पैलिंड्रोमिक साइट यहाँ है, और ये दोनों रेस्ट्रिक्शन साइट एम्पिसिलिन जीन के बीच में। पैलिंड्रोमिक डीएनए कहीं भी आ सकता है, जीन के बीच में भी आ सकता है, तो रनिंग में कहीं भी आ जाता है। तो एम्पिसिलिन जीन के अंदर 2 एंजाइम की रेस्ट्रिक्शन साइट। ऐसे टेट्रासाइक्लिन के अंदर भी 2 हैं, एक है ये BAMH1 एंजाइम की साइट, और एक यहाँ है ये SEL1 एंजाइम की साइट। 2 एंजाइम की साइट यहाँ है, 2 यहाँ है। इसके अलावा एक एंजाइम की साइट ROP सीक्वेंस में है, ये रहा PVU1 एंजाइम की साइट। और इसके अलावा 3 एंजाइम की साइट यहाँ अलग से, ये जो खाली डीएनए यहाँ पर होती है ये ऐसे। एक तो है इसके अंदर ये EcoR1 की साइट, एक CLE1 की साइट, और एक HindIII की साइट। ठीक है, तो 2 मार्कर जीन, 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट एम्पिसिलिन के मार्कर जीन में है, 2 की साइट टेट्रासाइक्लिन में, एक ROP में, और 3 यहाँ पर। इस प्लाज्मिड में कुल मिलाकर आपको देखेंगे टोटल कितनी रेस्ट्रिक्शन साइट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है। बट खास बात देखो, एक भी एंजाइम की साइट डबल नहीं है, सबकी सिंगल साइट।
अब मैं इको R1 यूज कर रहा हूं तो मुझे पता है कि वो कहाँ जाके काटेगा, इको R1 की ये साइट है तो बस वो यही कट लगाएगा। मैं बैम H1 यूज कर रहा हूं तो वो यही कट करेगा। एक सिंगल साइट होने का फायदा ये है कि बस वो एक ही जगह जाकर के कट करके इसको ओपन कर देगा, फिर हम अपना यहाँ डिजायर्ड जीन जोड़ देंगे। इसलिए तो कहा था कि एक एंजाइम की एक ही साइट होनी चाहिए। PBr322 का ये लेबल्ड डायग्राम आपको अपनी कॉपी में भी बनाना है और ये बनाने को बार बार एग्जाम में आता भी है। इसके ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स ध्यान रखनी, कहाँ कौन सी है, कौन कौन से मार्कर जीन है, ROP का क्या काम है, ORI कहाँ है, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये हमारा प्लाज्मिड वेक्टर था, फर्स्ट टाइप का वेक्टर। इसको थोड़ा सा NCERT ने डिस्क्राइब कर रखा है इस डायग्राम वगैरह से। ओके, आगे चलते हैं। कुछ और वेक्टर के अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, अब आपको इनका नाम ध्यान रखना, ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना है। ठीक है, जैसे बैक्टीरियोफेज DNA। बैक्टीरियोफेज कौन होता है? वायरस है, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के DNA को कट करता है, सॉरी बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है। तो बैक्टीरियोफेज DNA की जो नेचुरल प्रॉपर्टी है कि बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया में जाकर के बैठता है और उसमें अपना DNA इंसर्ट कर देता है। तो वायरस, ये जो वायरस है ये तो नेचुरली अपना DNA किसको दे रहा है? बैक्टीरिया को। तो हम इसी के DNA को ऐसे वेक्टर काम में ले लेते हैं। और बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर में एक तो प्लाज्मिड भी काम आता है और ये भी काम आता है। ठीक है, जैसे दो एग्जांपल है, लैम्बडा फेज और M13 फेज, ये दोनों बैक्टीरियोफेज हैं और इनके DNA को बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर के लिए यूज किया गया है। ठीक है, मैंने जो पॉल बर्ग का एग्जांपल बताया था उसने लैम्बडा फेज ही यूज किया था। और इसकी जो कैपेसिटी है ये थोड़ा बड़ा होता है, इसकी कैपेसिटी भी प्लाज्मिड से ज्यादा है, 9 to 23 किलो बेस पेयर साइज के जीन ले जा सकता है। बैक्टीरियोफेज DNA भी नेचुरल वेक्टर है, ये भी प्लाज्मिड भी नेचुरल वेक्टर में आता है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है और ये भी बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर करेंगे। थर्ड वन, प्लांट एनिमल वायरस। अब जैसे बैक्टीरिया की जो वायरस है बैक्टीरियोफेज, वो अपना DNA बैक्टीरिया में इंसर्ट कर रहा है तो वो हमारे लिए एज ए वेक्टर DNA की तरह काम आ सकता है। तो उसी तरह से कुछ वायरस प्लांट सेल को और कुछ वायरस एनिमल सेल को इन्फेक्ट करते हैं। और वायरस की टेंडेंसी साफ है, वो जिस भी सेल को इन्फेक्शन करता है तो उसमें अपना DNA इंसर्ट कर देता है, इसीलिए उसका DNA एज ए वेक्टर काम आता है। तो जैसे बैक्टीरियोफेज का DNA वेक्टर की तरह यूज किया तो प्लांट और एनिमल के वायरस के DNA भी एज ए वेक्टर यूज हो सकते हैं, ये भी नेचुरल वेक्टर है। अब जैसे एक है CMV, ये प्लांट सेल के लिए काम आता है, इसका पूरा नाम है कलीफ्लावर मोज़ेइक वायरस। ठीक है, कलीफ्लावर मोज़ेइक वायरस कलीफ्लावर को इन्फेक्ट करता है और इसलिए इसके DNA को हम प्लांट में जीन ट्रांसफर में एज ए वेक्टर काम में ले सकते हैं। देन SV40 वायरस, SV40 सियामिन वायरस भी कहते हैं उसको। SV40 ये माउस सेल में जीन ट्रांसफर के लिए अक्सर यूज किया गया है। और अगर देखें एडिनो वायरस, हर्पीज वायरस एंड रेट्रो वायरस, ये सब एनिमल सेल्स, ये सब एनिमल के लिए, एनिमल पर पैरासिटिक होते हैं एनिमल। तो प्लांट पर जो पैरासिटिक वायरस है उसका DNA प्लांट में वेक्टर की तरह काम आ सकता है, एनिमल्स में एनिमल का जो एनिमल वायरस है उनका। तो वायरस के ये DNA एज ए वेक्टर काम आएंगे। ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया का वायरस हो, प्लांट एनिमल का वायरस हो। इनमें से रेट्रो वायरस को आप और ध्यान रखेंगे। रेट्रो वायरस द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर एनिमल सेल। एनिमल सेल में जीन ट्रांसफर के लिए सबसे कॉमन जो वेक्टर यूज हुआ है वो है रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस, इस पर AIPMT में क्वेश्चन आ चुका है, आपको प्रीवियस ईयर में भी मिल जाएगा। एनिमल सेल में सबसे कॉमनली किससे जीन ट्रांसफर होता है? तो रेट्रो वायरस से होता है। ठीक है, रेट्रो वायरस। प्लांट के लिए कौन सा बताया था? अभी बताया था TI प्लाज्मिड। प्लांट के लिए TI प्लाज्मिड, एनिमल के लिए रेट्रो वायरस। तो ये बैक्टीरियल वायरस, सॉरी ये वायरल DNA है जो एज ए वेक्टर काम आते हैं। तो प्लाज्मिड, इसके अलावा बैक्टीरियोफेज का DNA, प्लांट एनिमल वायरस का DNA, ये जो है ये मोर और लेस नेचुरल वेक्टर है। इनमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है, बाकी नेचुरल बेस पे ये यूज होते हैं। फिर हमने कुछ आर्टिफिशियल वेक्टर भी बनाए, तो एक दो एग्जांपल हम आर्टिफिशियल वेक्टर के भी ध्यान रख सकते हैं। आर्टिफिशियल वेक्टर में दो कॉमनली, एक जैसे एग्जांपल है कॉस्मिड, फेजमिड। ये दोनों जो हैं आर्टिफिशियल वेक्टर, अलग अलग दो DNA को जोड़ के बनाए गए। ठीक है, कैसे बने हैं और उनकी क्या कैपेसिटी, बस इतना ध्यान रखना है। कॉस्मिड कैसे बना? इट इज एन आर्टिफिशियल वेक्टर डेवलप्ड बाय कंबाइनिंग कॉस साइट ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के DNA की कॉस साइट ली गई है, स्पेशल साइट होती है कॉस साइट। मतलब बैक्टीरियोफेज के DNA में से एक छोटा सा DNA का टुकड़ा निकाला कॉस साइट और उसको प्लाज्मिड के साथ कंबाइन कर दिया। तो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज की कॉस साइट, तो कॉस प्लस प्लाज्मिड कंबाइनली बोला गया कॉस्मिड। तो ये प्लाज्मिड को ही मोल्ड करके बनाया गया है। ठीक है, कॉस साइट क्या चीज है? कॉस साइट 12 बेस पेयर की एक छोटी सी सीक्वेंस है विच हेल्प्स इन replication and packaging of DNA।
कॉस साइट बैक्टीरियोफेज के डीएनए की एक छोटी सी साइट है जो डीएनए के रेप्लिकेशन को और अच्छा कर देती है, पैकेजिंग मतलब डीएनए की फोल्डिंग वगैरह। तो पैकेजिंग और रेप्लिकेशन को एनहांस करने वाली ये छोटी सी साइट बैक्टीरियोफेज की है। हमने उसके डीएनए में से उसको निकाल के प्लाज्मिड में जोड़ दिया, इससे प्लाज्मिड की एफिशिएंसी बढ़ गई। अब देखो इसकी जीन कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, 30 to 45 किलो बेस पे, प्लाज्मिड से ज़्यादा हो गई। कॉस साइट के आने से ये प्लाज्मिड से बेटर वेक्टर बन गया, इसको हम कॉस्मिड कहते हैं, आर्टिफिशियली बनाया गया है। ऐसे एक और है फेजमिड। फेजमिड जो बना वो कैसे बना, वो भी दो डीएनए को जोड़ के बना है। An artificial vector developed by combining DNA of filamentous bacteriophage, filamentous bacteriophage का डीएनए एंड प्लाज्मिड। यहाँ क्या है, बैक्टीरियोफेज का डीएनए की सिर्फ कॉस साइट ली है, यहाँ तो फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज का लगभग पूरा ही डीएनए और प्लाज्मिड दोनों को मिला के बनाया गया। इसकी कैपेसिटी करीब 10 किलो बेस पेयर की रहती है। फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज का डीएनए प्लस प्लाज्मिड कंबाइनली फेजमिड कहते हैं। तो फेजमिड और कॉस्मिड दोनों में कॉमन क्या रहा, दोनों में कॉमन है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के डिराइव्ड वे में बने हैं, एक्स्ट्रा कुछ डीएनए जोड़ के बनाए हैं। इसमें बैक्टीरियोफेज की कॉस साइट जोड़ी और इसमें फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज का डीएनए जोड़ा है। ठीक है, इस फेजमिड के अंदर फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज का डीएनए जोड़ने से मार्कर जीन कई सारे आ जाते हैं, मार्कर जीन बताए थे। तो फेजमिड की कैपेसिटी भले उतनी रहती है लेकिन इसमें मार्कर जीन बहुत अच्छे हैं। कॉस्मिड में तो कॉस साइट लगाई जिससे कि कैपेसिटी बढ़ गई इसकी। तो ये अलग अलग तरह के कुछ डिराइव्ड वे में वेक्टर बनाए गए, आर्टिफिशियली डेवलप किए गए। दोनों के नाम ध्यान रखने, दोनों को कैसे बनाया गया कंबाइन करके, क्या क्या कंबाइन किया, उनकी कैपेसिटी क्या। ठीक है, उसके बाद में एक और लेते हैं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये भी आर्टिफिशियली डेवलप्ड वेक्टर है और ये बहुत बड़े साइज के वेक्टर है। ठीक है, इसलिए इनको क्रोमोसोम बोल रहे हैं क्योंकि इनकी साइज बहुत बड़ी और ये आमतौर पर बड़े बड़े साइज के डीएनए के टुकड़ों को ले जाने में काम आते हैं। इनका यूज कहाँ होता है, ये होता है जीनोम स्टडी में। अब याद कीजिए हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा, वहाँ भी हमने कहा था कि ह्यूमन जीनोम के डीएनए के टुकड़े करके इन टुकड़ों को हमने सेल में प्रिजर्व कर दिया था, जीन लाइब्रेरी बनाई थी। वहाँ पर ऐसे ही बड़े वेक्टर काम है, नाम भी बताया था वहाँ, वही लिखे मैंने, BAC YAC 2 बताए थे। BAC होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, YAC यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और MAC मेमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मेमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, बैक, यैक और मैक कहते हैं। बैक की कैपेसिटी 50 to 300 किलो बेस पे, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की 1000 to 2500 किलो बेस पे और इसकी मोर देन 2000 किलो बेस पे। ठीक है, आप देखिए 1000 से भी ज्यादा किलो बेस पे, 1000 किलो बेस का मतलब क्या हुआ, 1000 into 1000 बेस पे। तो ये इतने बड़े बड़े डीएनए के टुकड़ों को ले जा सकते हैं। यूजुअली आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जीनोम स्टडीज में डीएनए के बड़े बड़े सेगमेंट को ट्रांसफर करने में काम आएंगे और मैंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इन दोनों का नाम भी बताया था। ठीक है, ये काफ़ी बड़े साइज के आर्टिफिशियली डेवलप्ड वेक्टर है इसलिए क्रोमोसोम बोला जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में एक और है ट्रांसपोसोम। ये एक नए तरह का वेक्टर है, ट्रांसपोसोम्स। ट्रांसपोसोम्स जो हैं ये नए तरह का वेक्टर है, आजकल अब यूज होने लगा है और ये भी मोर और लेस नेचुरल है। इनको बोला जाता है जंपिंग जीन्स। ट्रांसपोसोम एक बड़ी यूनिक बात है। हम लोगों ने अभी तक क्या कहा, देखिए इसके बारे में बहुत डिटेल में हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन थोड़ा समझ लें। ठीक है, हमने कहा था कि हर ऑर्गेनिज्म का जीन डीएनए में है और जीन जहाँ डीएनए में क्रोमोसोम में है वहाँ बिल्कुल फिक्स है, वो वहाँ से हिलता नहीं है अपनी जगह से, वो डीएनए की कंटिन्यूटी में है। लेकिन एक साइंटिस्ट है बारबारा मैकक्लिंटॉक, इन्होंने पहली बार देखा कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ जीन ऐसे होते हैं जो अपनी लोकेशन चेंज कर देते हैं। वो जिस लोकस पर है वहां से कट के निकल आते हैं और कहीं और जाके जुड़ जाते हैं। इन जीन के दोनों एंड पर कुछ ऐसी सीक्वेंस होती है जिससे निकल भी जाते हैं और कहीं और जुड़ भी जाते हैं। और ये जीनोम के अंदर ही एक डीएनए से दूसरे डीएनए, एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम जंप कर जाते हैं। ये नॉर्मल जीन है, बाकायदा करेक्टर बनाते हैं और कभी कभी कुछ स्पेशल कंडीशन में जंप करते हैं, ऐसे नहीं करते। और जब ये जंप करते हैं तो इनका जो करेक्टर, जो फिनोटाइप है वो भी चेंज होता है। इनको जंपिंग जीन्स ट्रांसपोसोम्स कहा गया। पहली बार मेज में खोजे गए थे, मेज के बाद ये ईस्ट में भी मिले, ड्रोसोफिला में मिले, मैमल्स में भी मिले। और माना जाता है कि जीनोम में, हर ऑर्गेनिज्म के जीनोम में कुछ कुछ जीन ऐसे होते हैं। ये आखिर क्यों जंप करते हैं या जंपिंग क्यों है, इसके बारे में अभी भी बहुत सी चीजें क्लियर नहीं। लेकिन हमने तो ये देखा कि एक लोकस से दूसरे लोकस जा रहा है ना, अगर वो जंप कर रहा है तो जाने की एबिलिटी है। तो ये जाने की एबिलिटी कोई हम तो ऐसे वेक्टर काम में ले लें,
अब बायोटेक में आजकल इन नेचुरल जंपिंग जीन को एज ए वेक्टर यूज किया जाता है, और ये तो जा ही रहे हैं और जाके कहीं जुड़ेंगे, इन्हीं में अपन अपना डिजायर्ड जीन लगा देते हैं तो वो उसको भी ले जाते हैं, इसलिए ट्रांसपोजोन एज ए वेक्टर काम आता है। ठीक है, सो दीज आर द नेचुरल जीन्स फाउंड इन सम ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मूव फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर क्रोमोसोम इन जीनोम, एंड दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बारबरा मैकक्लिंटॉक इन मेज। मेज में मैकक्लिंटॉक ने सबसे पहले इनको डिस्कवर किया था, और ये एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम मूव करते हैं। इनकी इसी मूवमेंट एबिलिटी को हम एज ए वेक्टर काम में लेंगे। ठीक है, तो मैंने ये कुछ आपको अलग अलग तरह के वेक्टर के एग्जांपल्स बताए। ठीक है, वेक्टर के अंदर देखिए, अगर मैं पूरी बात करते हैं तो हमने शुरू से देखा तो सबसे पहले हमने लिया फर्स्ट वेक्टर प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड के एग्जांपल्स और ये पीबीआर का डायग्राम भी अच्छे से ध्यान रखना है। प्लाज्मिड के बाद में जो और अदर एग्जांपल्स हैं उनमें बैक्टीरियोफेज डीएनए, प्लांट एनिमल वायरस डीएनए। ठीक है, उसके साथ साथ में कॉस्मिड, फेजमिड। अब ये कॉस्मिड, फेजमिड आर्टिफिशियल वेक्टर हैं, और फिर और भी आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ट्रांसपोसोम्स। कुल मिलाकर के ये हो गए हमारे, ये 6 हो जाएंगे और ये 7 है, 7 वेक्टर्स बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा वेक्टर डीएनए वाला पार्ट था। वेक्टर डीएनए क्या होता है, एक डीएनए को एज ए वेक्टर बनाने के लिए उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और फिर कुछ कॉमनली यूज्ड वेक्टर के हमें नाम ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे टूल्स का सेकंड सेगमेंट हुआ। फर्स्ट सेगमेंट एंजाइम था जिसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ा है, और दूसरा टूल्स की प्रॉपर्टी, टूल्स के एग्जाम्पल। उसके बाद आगे चलते हैं तो थर्ड टाइप का जो वेक्टर आता है, थर्ड टाइप का जो टूल्स है वो है पैसेंजर डीएनए। शुरू में 4 टूल्स बताए थे, अब हम तीसरे पर आ गए, पैसेंजर डीएनए। पैसेंजर नाम से क्लियर है, पैसेंजर का मतलब कोई जा रहा है, जाने वाला, और यहाँ जाने वाला कौन है, जिसको ले जा रहे हैं वो है डिजायर्ड जीन। तो पैसेंजर डीएनए वर्ड हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, डिजायर्ड जीन के लिए। इट इज द डिजायर्ड जीन विच इज टू बी ट्रांसफर्ड इन होस्ट सेल। पैसेंजर डीएनए दरअसल वो डिजायर्ड जीन है जिसको हमें ट्रांसफर करना है। ठीक है, और अब आप देखिए, वास्तव में देखा जाए तो हमारा लैब का प्रैक्टिकल वर्क यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, जो ये एंजाइम और वेक्टर मैंने आपको बताए, अब आजकल तो ये हम आराम से डिस्कवर भी कर चुके हैं, खूब सारे वेक्टर बना भी चुके हैं, और हम उन्हीं में से यूज कर लेते हैं, जो वेक्टर अवेलेबल है उन्हीं में से हम छांट लेते हैं, एंजाइम हमें रेडी मिल जाते हैं। तो एंजाइम और वेक्टर हमें बनाने नहीं पड़ते आजकल, ये ऑलरेडी बने बनाए हैं, उनमें से हम सेलेक्ट करके यूज कर लेते हैं। हमारे एक्सपेरिमेंट की शुरुआत यहाँ से होती है। मान लो मैंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया कि मैं इस ऑर्गेनिज्म का जीन निकाल के इसमें डालूं, तो वो जो ऑर्गेनिज्म का जीन है वो तो मुझे निकालना पड़ेगा, वहीं से मेरा काम शुरू हो। तो पैसेंजर डीएनए या डिजायर्ड जीन ऑब्टेन करने से ही रियल में हमारा प्रैक्टिकल वर्क शुरू होता है। एंजाइम और वेक्टर ऑलरेडी बने बनाए हैं, हमारे पास होते हैं, हम उन्हीं में से यूज करते हैं, लेकिन ये हमें हर एक्सपेरिमेंट में नए सिरे से करना पड़ेगा। और इसीलिए आप देखिए कुछ बुक्स में, इवन एनसीईआरटी में भी टूल्स में एंजाइम और वेक्टर पर ज्यादा फोकस किया है। पैसेंजर डीएनए कैसे लेना है, डिजायर्ड जीन, और एक और जो फोर्थ है होस्ट सेल। इन दोनों को कई बार प्रोसीजर के साथ ही समझिए, क्योंकि ये चीज प्रोसीजर में भी आएगी। डिजायर्ड जीन कैसे निकालना, यहीं से हमारा प्रोसीजर भी शुरू होगा, इसीलिए ये चीज टूल्स में भी रख सकते हैं, प्रोसीजर में भी। मैं अगर इसको टूल्स में पढ़ा रहा हूँ तो ये चीज प्रोसीजर में भी आएगी, वहां हम केवल इसको मेंशन कर लेंगे। ठीक है, तो आखिर हम डिजायर्ड जीन कैसे लें, यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। ठीक है, अब डिजायर्ड जीन तो कोई ना कोई नेचुरल जीन है जो किसी सेल में है, कैसे निकाला जाए। एक सेल जो दिखाई नहीं देती, उसके अंदर भी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए में से जाकर के एक जीन निकालना बड़ा मुश्किल काम है। इसके 3 मेथड अब तक हमें सजेस्टेड है। 3 मेथड्स, 3 जीन से हम डिजायर्ड जीन ऑब्टेन कर सकते हैं। वन इज रैंडम डीएनए मेथड, दूसरा सीडीएनए फॉर्मेशन, और तीसरा सिंथेटिक डीएनए फॉर्मेशन। हम इनको ब्रीफ में समझेंगे क्योंकि हमें बहुत डेप्थ में जाकर के हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन आउटलाइन मेथड आना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं रैंडम डीएनए मेथड की। रैंडम डीएनए मेथड क्या है? रैंडम डीएनए मेथड एक डायरेक्ट मेथड है। पहली कोशिश हमारी यही होती है कि जिस सेल का वो जीन है उसकी सेल में से उसको निकाल के लाएं। हालांकि सेल नहीं दिखती, लेकिन कोशिश करेंगे। तो एक सेल के अंदर से उसके जीन को डायरेक्ट निकालना, इट्स अ डायरेक्ट मेथड जो सेल में से लिया जाए। सेल में से डिजायर्ड जीन लाएंगे। इन दिस मेथड डिजायर्ड जीन इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द सेल्स बाय द यूज ऑफ सम टेक्निक्स। डायरेक्टली सेल में से निकालें। अब रैंडम डीएनए मेथड में डिजायर्ड जीन को उसकी सेल से डायरेक्ट निकालने का ये काम
बड़ा ही मुश्किल और बड़ा ही लंबा काम है। यह प्रोसेस करीब करीब उतना ही बड़ा है जितना बड़ा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस। और अगर आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस याद है, मैंने उस समय भी कहा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस बायोटेक में 2 बार काम आएगा, एक अभी और एक और आएगा आगे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसा ही एक प्रोसेस है जिससे हम अपनी सेल में से डिजायर्ड जीन को निकाल पाएंगे। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस याद कीजिए, बहुत कुछ चीजें सिमिलर है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, अगर याद है तो, नहीं तो वापस पढ़ लीजिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मैंने आपको बताया था कि किसी सैंपल, किसी सेल के डीएनए में से हम आरएफ ढूंढ के निकालते हैं, याद है। और आरएफ का पूरा एक पैटर्न बनाते हैं, वही आरएफएलपी और वही डीएनए फिंगरप्रिंट होता है। तो वहां हम एक सेल के डीएनए में से आरएफ को निकाल रहे हैं। यहां अब हमें क्या करना है, एक सेल के डीएनए में से डिजायर्ड जीन को निकालना है। काम तो वैसे ही है, आरएफ की जगह क्या यूज करना है, डिजायर्ड जीन। हमारा मोटो बदल गया, मेथड वही रहेगा। और इसीलिए मैंने इसको बहुत डिटेल में नहीं समझाया, क्योंकि मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस पूरा डिटेल में समझा चुका हूँ। वही प्रोसेस काम आएगा, मैंने केवल आउटलाइन लिखी है यहाँ पर, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि हम सैंपल लेते हैं, उसमें से सेल निकालते हैं, सेल में से डीएनए निकालते हैं, चिल्ड इथेनॉल डाल के, याद है। फिर उस डीएनए में हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालते हैं और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको कट करता है। फिर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से उनको सेपरेट करते हैं, ठीक है। अल्कालाइन मीडियम में डीनेचुरेशन करते हैं, उसके बाद सदर्न ब्लॉटिंग से उन सबको मेम्ब्रेन पर ले आते हैं और फिर लास्ट में रेडियो एक्टिव प्रोब डालते हैं, जो हमारा आरएफ जहाँ होता है वहीं जाके बाइंड करता है, तो हमें नजर आता है। यही होता है प्रोसेस, सेम वही प्रोसेस है। अब आपने वहां पर, अब हमें 2 चीजें चेंज करनी पड़ेगी। वहां आप अपना आरएफ निकाल रहे हो, तो वहां आप देखिए आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो डाला जिसने आरएफ को कट किया, और लास्ट में आपने प्रोब वो डाला जो आरएफ पर जाकर बाइंड हुआ, तभी तो हमें वो दिखाई दिया आरएफ एक्सरे फिल्म पर। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो लेंगे जो हमारे डिजायर्ड जीन को काटे, समझ गए। फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह सब कुछ वही होगा, और हम प्रोब वो लेंगे जो हमारे डिजायर्ड जीन पर जाकर बाइंड हो। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस से यहाँ पर 2 चीजें बदलेगी। एक तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बदलेगा, ठीक है, वहां वो था जो आरएफ काट रहा था, यहाँ वो रहेगा जो डिजायर्ड जीन काटेगा। दूसरा बदलेगा प्रोब, वहां प्रोब वो थे जो आरएफ पर बाइंड कर रहे थे, यहाँ प्रोब वो रहेंगे जो डिजायर्ड जीन पर बाइंड करेंगे। बाकी सारा प्रोसेस सेम, ठीक है। हमने सेल ली, सेल में से डीएनए निकाला, अब हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, ये एंजाइम वही डाला है जो हमारे डिजायर्ड जीन को काटे। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक और चीज है जो मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस के चैप्टर में बताई थी कि जितने हमारे नेचुरल जीन हैं डीएनए में, जीन के आगे प्रमोटर होता है, टर्मिनेटर होता है, और हर जीन के दोनों तरफ आसपास रेस्ट्रिक्शन साइट जरूर होती है। टर्मिनेटर में होती बताई भी थी, प्रमोटर के आगे भी होती है। हर जीन के दोनों तरफ रेस्ट्रिक्शन साइट होती ही होती है, नेचुरल अरेंजमेंट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनडायरेक्ट सीक्वेंसिंग से डिजायर्ड जीन के दोनों तरफ कौन सी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो पता कर लेते हैं। और जैसे हमारे डिजायर्ड जीन के दोनों तरफ की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पता कर ली, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पता होते ही हम एंजाइम पता कर लेंगे कि इस पैलिंड्रोम पर कट करने वाला एंजाइम कौन सा है, उसको लाओ, समझ गए। तो हम सीक्वेंसिंग के मेथड से जीन के दोनों तरफ के पैलिंड्रोम पता करते हैं और उसी अकॉर्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे डिसाइड होगा। अच्छा, इसके अलावा हमारा जीन तो काफी बड़ा होता है, हम जीन की क्या करते हैं, शुरू की थोड़ी सी सीक्वेंस और लास्ट की थोड़ी सी सीक्वेंस पता करते हैं सीक्वेंसिंग से, और जीन की ही इनिशियल और फाइनल सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री रेडियो एक्टिव प्रोब बना लेते हैं, समझ गए। तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो डाला जो डिजायर्ड जीन को कट कर रहा है, फिर हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, डीनेचुरेशन किया, सदर्न ब्लॉटिंग की, और सदर्न ब्लॉटिंग के बाद में सारे डीएनए के टुकड़े मेम्ब्रेन पर आ गए। अब हम प्रोब डालते हैं। प्रोब या हम वो डाल रहे हैं जो हमने अपने डिजायर्ड जीन के शुरू का और लास्ट की थोड़ी थोड़ी सीक्वेंस का प्रोब बना लिया। वो प्रोब जब इसमें डालेंगे तो जहां डिजायर्ड जीन होगा वहीं जाके प्रोब बाइंड होगा, ठीक है। वैसे आरएफ तो मैंने कहा था हर क्रोमोसोम में मिल जाता है, तो बहुत सारे बैंड्स थे, लेकिन जीन तो अपना कहाँ होगा, पूरे जीनों में एक ही तो लोकस पर होगा। तो जब हम उस मेम्ब्रेन पर प्रोब डालते हैं तो प्रोब केवल एक ही जगह जाके बाइंड करेगा, और जिस जगह प्रोब बाइंड किया उस जगह क्या लगा हुआ है, डिजायर्ड जीन लगा है। फिर हम क्या करते हैं, उस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को वहां से कट कर लेते हैं, वहां हमारा डिजायर्ड जीन का डीएनए चिपका हुआ है, उसको सॉल्यूशन में रिकवर कर लेते हैं, डीएनए अलग कर लेते हैं। फिर उसके बाद उस डीएनए के हम नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा लेंगे, समझ गए।
तो मैंने उस पूरे प्रोसेस को एक आउटलाइन बताया, क्योंकि हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है फिंगरप्रिंटिंग वाला ही मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर डिजायर्ड जीन इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द सेल्स बाय द यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। मैंने वही टेक्निक लिखी, मैंने सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में सेपरेट करेंगे, उसी के साथ साथ डीनेचुरेशन भी कर लेंगे, फिर सडन ब्लॉटिंग जिससे कि उसको जेल में सेपरेट करेंगे और जेल से मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करेंगे, और उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी जिसमें हम रेडियो एक्टिव प्रोब डालेंगे जिससे कि हमें डिजायर्ड जीन लोकेट हो जाता है, फिर उसको मेम्ब्रेन से रिकवर कर। मैंने आपको बताया था जेल में से भी डीएनए को काट के निकालते हैं, इसको इल्यूशन बोलते हैं, याद है। ठीक उसी तरह से आप मेम्ब्रेन से भी इल्यूशन कर सकते हैं। मेम्ब्रेन देखो, मेम्ब्रेन से क्या, जहाँ प्रोब जुड़ा होगा वहाँ से रेडिएशन निकल रही है तो एक्सरे फिल्म पर बैंड आएगा, बताया था ना। तो एक्सरे फिल्म में जहाँ बैंड आया मतलब मेम्ब्रेन में उसी जगह जीन है, तो वो जो हिस्सा है मेम्ब्रेन का हम काट लेते हैं, वही इल्यूशन है एक तरह से, और वो डिजायर्ड जीन रिकवर कर लेते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट सेल में से डिजायर्ड जीन निकालने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस काफ़ी लंबा है, फिंगरप्रिंटिंग का पूरा प्रोसेस लगभग काम आता है, ठीक है। द प्रोसेस इज वेरी सिमिलर टू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस एक्सेप्ट restriction enzyme and probe which are used according to desired gene. restriction enzyme और probe हमें desired gene के अकॉर्डिंग यूज करना है, वहाँ हम RF के अकॉर्डिंग यूज कर रहे थे। इन दो चेंजेस के अलावा बाकी पूरा का पूरा प्रोसेस वही है। इस प्रोसेस को एनसीईआरटी ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया इनिशियली, बाकी ज़्यादा डिटेल आपके कोर्स में है नहीं। मैंने आपको फिंगरप्रिंटिंग से कोरिलेट करके बताया है कि कैसे हम किसी सेल के अंदर से डायरेक्ट जीन निकाल पाएंगे। तो डायरेक्ट जीन निकालने का ये पूरा प्रोसेस है। पहला तरीका तो यही है, रैंडम डीएनए मेथड। अब कभी कभी क्या है, देखो ये रैंडम डीएनए, रैंडम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा है, रैंडम भी है, कई बार सक्सेस नहीं भी होती, नहीं भी मिलता कई बार, ठीक है। लेकिन देखिए रैंडम डीएनए मेथड इतना बड़ा भी है, और कई बार क्या होता है, इस मेथड से मान लीजिए हम अपना जीन निकाल भी लाए तो वो डिजायर्ड जीन हमारे काम नहीं आता। अभी दिक्कत और भी है, और ये प्रॉब्लम आती है यूकैरियोट्स में कई बार। अब आपको याद होना चाहिए यूकैरियोट्स के बहुत सारे जीन स्प्लिटेड जीन है, याद है, स्प्लिट जीन जिसमें इंट्रॉन एक्सॉन, उसमें काम की सीक्वेंस तो एक्सॉन ही है, इंट्रॉन बीच बीच में फालतू आ रहा है। अब सपोज हमने कोई जीन सोचा कि हम इस जीन को उसमें ले जाएं, और बाय चांस वो जीन स्प्लिटेड है, नेचुरली वो स्प्लिट जीन है, तो अगर हमारा डिजायर्ड जीन नेचर में स्प्लिट फॉर्म में है तो स्प्लिट जीन को अगर हमने निकाल भी लिया तो कोई काम का नहीं, क्योंकि देखिए अगर हमारा डिजायर्ड जीन स्प्लिटेड है, उसको आप रैंडम डीएनए मेथड से निकाल भी लाए और अब उस जीन को आपने बैक्टीरिया में डाल दिया, तो अब देखो बैक्टीरिया की सेल को थोड़ी पता है कि इसमें इंट्रॉन कौन सा है, एक्सॉन कौन सा है। ध्यान रखिए स्प्लिट जीन को हम ट्रांसफर करना अवॉइड करते हैं, क्योंकि स्प्लिट जीन सीधा एमआरएनए नहीं बनाता, पहले वो एचएनआरएनए बनाता है, फिर प्रोसेसिंग होकर के एमआरएनए बनता है। अब वो जीन जिस सेल का है उसमें तो प्रोसेसिंग हो जाती है, वो तो उसी का जीन है। अब उस जीन को निकाल के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर दिया तो वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ एचएनआरएनए से एमआरएनए की प्रोसेसिंग हो। अगर ये स्प्लिट जीन ट्रांसफर कर दिया, मान लो बैक्टीरिया में कर दिया, तो प्रोकैरियोट में तो बिल्कुल प्रोसेसिंग नहीं होती, बाकी दूसरों में भी हो कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो जीन उस सेल का है ही नहीं, वो तो किसी और का जीन लाया, तो उसमें इंट्रॉन एक्सॉन और ये सब प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी, और एचएनआरएनए बन जाएगा लेकिन आगे काम नहीं होगा। अब उस एचएनआरएनए से अगर प्रोटीन बना है तो कुछ और ही बन जाएगा। इसलिए अगर हमारा डिजायर्ड जीन स्प्लिटेड है तो फिर रैंडम डीएनए मेथड काम नहीं आएगा। ये तो जो कंटिन्यू जीन होते हैं ना उनमें ठीक है कि डायरेक्ट सेल में से निकालना है। अगर स्प्लिट जीन है तो हम जीन नहीं लाएंगे, कोई फायदा नहीं है, उसमें इंट्रॉन एक्सॉन कौन पहचानेगा, जिस सेल में भेजोगे वही नहीं पहचानेगी। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा तरीका लेते हैं इनडायरेक्ट, और एक दूसरा तरीका और है, सेकंड मेथड इज cDNA फॉर्मेशन, ठीक है। स्प्लिट जीन के केस में हम जीन नहीं लाते, बल्कि हम वेट करते हैं कि जीन क्यों लाएं, वेट करो वो आरएनए बनाए, तो पहले एचएनआरएनए बनाएगा, और वो तो उसी सेल का जीन है, तो सेल उसकी प्रोसेसिंग करके एमआरएनए बना देगी, वो तो काम न्यूक्लियस में होगा, फिर ये एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आता है। तो हम वेट करते हैं, और बजाय कि उस स्प्लिट जीन को निकालने के हम उसके एमआरएनए को पकड़ लाते हैं साइटोप्लाज्म से। हालांकि ये काम मुश्किल है लेकिन किया जाता है। स्प्लिटेड जीन के केस में हम जीन की बजाय उसके एमआरएनए को लाते हैं। एमआरएनए कौन सा, जो प्रोसेसिंग के बाद बना, एचएनआरएनए नहीं। अब एमआरएनए में फायदा क्या है कि केवल एक्सॉन की सीक्वेंस है, और एमआरएनए ले आते हैं क्योंकि आज हम आरएनए से भी डीएनए बनाना चाहते हैं। इस एमआरएनए से हम डीएनए बनाएंगे उल्टा, और वो डीएनए हमारा डिजायर्ड जीन हो जाएगा, और उसमें इंट्रॉन भी नहीं होंगे, केवल एक्सॉन की सीक्वेंस आई क्योंकि एमआरएनए से बना है।
और जो डीएनए आरएनए से बनता है उसको बोलते हैं सीडीएनए, पहले भी बताया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है। तो सीडीएनए फॉर्मेशन अनदर मेथड। सीडीएनए फॉर्मेशन में क्या है, सीडीएनए का पूरा नाम है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या कॉपी डीएनए। इट इज द डीएनए विच इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आरएनए। आरएनए से सिंथेसाइज होने वाला डीएनए सीडीएनए कहलाता है, ठीक है। तो जब हमारा डिजायर्ड जीन स्प्लिटेड फॉर्म में है तो हम स्प्लिट जीन नहीं ला करके उसके एमआरएनए को निकालते हैं। अगर हमें एमआरएनए मिल जाए किसी जीन का तो केवल 3 स्टेप में डिजायर्ड जीन बना सकते हैं बहुत इजीली, और रैंडम डीएनए से छोटा मेथड है। देखो ये एमआरएनए मिला, अब हम आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो हम एंजाइम कौन सा यूज करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। याद है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, आरएनए के टेम्पलेट के सामने डीएनए का स्ट्रैंड बनाता है, आरएनए से डीएनए बनाता है। तो देखिए ये तो आरएनए का स्ट्रैंड है, एमआरएनए के सामने एक स्ट्रैंड उसने डीएनए का बना दिया, और थोड़ी देर के लिए एक हाइब्रिड बना, एमआरएनए डीएनए हाइब्रिड, एक स्ट्रैंड आरएनए का एक स्ट्रैंड डीएनए, आरएनए के सामने डीएनए बना दिया। फिर हम इसका डीनेचुरेशन करते हैं तो दोनों स्ट्रैंड अलग कर दिए हमने, तो एमआरएनए का स्ट्रैंड अलग, डीएनए का स्ट्रैंड अलग। अब हमें देखो डीएनए का एक स्ट्रैंड मिल गया, और अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड है तो उसको डबल स्ट्रैंड तो कर ही सकते हैं। क्या करें, डीएनए पॉलीमरेज, नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज यूज कर लें। तो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के सामने एक और डीएनए का स्ट्रैंड, वो डीएनए से डीएनए बनाता है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया। और यही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारा डिजायर्ड जीन है, इसको सीडीएनए भी कहेंगे। ये डिजायर्ड जीन भी है, ठीक है, ये सीडीएनए भी है और डिजायर्ड जीन भी है, राइट। इसको कहते हैं इन विट्रो डिजायर्ड जीन। इन विट्रो क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये जो है इन विट्रो इसलिए है क्योंकि हमने इसको लैब में तैयार किया, नेचुरल नहीं है। हम तो आरएनए लाए और हमने इसको लैब कंडीशंस में थोड़ा सा इसको तैयार किया, तो ये क्या कहलाएगा, सीडीएनए। समझ में आ गई बात, ये देखिए ये सीडीएनए इन विट्रो डीएनए कहलाएगा। तो ये जो इन विट्रो डिजायर्ड जीन है, कोई आपसे पूछे कि ये इन विट्रो जीन इसके नेचुरल जीन से छोटा होगा या बड़ा होगा, जो नेचुरल जीन है स्प्लिट जीन जो सेल में है वो इन विवो है, उसको कहते हैं विवो। इन विवो का मतलब जो नेचुरल, और इन विट्रो जो आर्टिफिशियल है। तो इन विवो जो नेचुरल डिजायर्ड जीन है वो, और ये जो इन विट्रो जीन हमने बनाया है, इसमें बड़ा कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है इन विवो, क्योंकि उसमें इंट्रोन एक्सोन दोनों हैं। और ये जो इन विट्रो जीन है इसमें जो है केवल एक्सोन वाला पार्ट है, ये छोटा होगा, लेकिन काम की सारी सीक्वेंस यही मिलेगी। समझ गए। तो अगर हमारे पास में डिजायर्ड जीन स्प्लिटेड वाला है, हमें पता चलता है कि स्प्लिट जीन है, तो फिर हम क्या करते हैं, डिजायर्ड जीन की बजाय उसके आरएनए को ला करके आरएनए से हम 3 स्टेप में ये काम करते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये एक दूसरा मेथड है, आरएनए से डीएनए बना करके डिजायर्ड जीन बनाएंगे, सीडीएनए फॉर्मेशन। नाउ उसके बाद में एक और तरीका है, देखिए अब अभी तक हमने 2 मेथड बताए हैं। या तो हम अपने डिजायर्ड जीन को सीधा सेल में से निकाल लें, रैंडम डीएनए मेथड, लंबा प्रोसेस है लेकिन डायरेक्ट मेथड। अगर डिजायर्ड जीन स्प्लिटेड है तो फिर हम उसका एमआरएनए ले आए और एमआरएनए से जीन बना लें, 2 मेथड हो गए। लेकिन कभी कभी ऐसी दिक्कत आती है कि न तो डिजायर्ड जीन हम डायरेक्ट निकाल पा रहे हैं रैंडम डीएनए से, और न ही हमें उसका एमआरएनए मिल पा रहा है कि हम सीडीएनए बना लें। एमआरएनए मिलना भी इतना आसान नहीं है। तो कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि न तो रैंडम डीएनए से न सीडीएनए से किसी से भी डिजायर्ड जीन नहीं मिल रहा, तो फिर एक लास्ट ऑप्शन और रहता है डिजायर्ड जीन ऑब्टेन करने का, पैसेंजर डीएनए ऑब्टेन करने का, और वो है सिंथेटिक डीएनए फॉर्मेशन। थर्ड मेथड सिंथेटिक डीएनए फॉर्मेशन। सिंथेटिक डीएनए फॉर्मेशन का ये जो मेथड है, नाम से क्लियर सिंथेटिक मतलब यहाँ पर जो है हम अपने डिजायर्ड जीन को पूरी तरह से आर्टिफिशियली बनाएं, कंप्लीट आर्टिफिशियल डीएनए सिंथेसिस। और आज हमारे पास टेक्निक है कि हम लैब में, टेस्ट ट्यूब में इन विट्रो डीएनए बना सकते हैं। तो यहाँ जो होता है, इन दिस डिजायर्ड जीन इज सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली, पूरा जीन आर्टिफिशियली बनता है, ठीक है। फॉर दिस एंटायर जेनेटिक कोड सीक्वेंस ऑफ जीन मस्ट बी नोन। अब हमें पहले हमारे डिजायर्ड जीन की पूरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जेनेटिक कोड की सीक्वेंस पता होनी चाहिए। फिर एक एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हैं और छोटे छोटे टुकड़े बनाकर फिर डीएनए बनाते हैं। ये बहुत लंबा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ये हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। हमारी कोशिश होती है कि हम जीन को उसकी सेल से निकालना है रैंडम डीएनए मेथड से, और नहीं तो हम आरएनए से बना लें, वो ज़्यादा इजी है। लेकिन ये तो हमारा लास्ट ऑप्शन है कि जब हमें किसी तरह से डिजायर्ड जीन नहीं मिले तो फिर हम पूरे डीएनए को आर्टिफिशियली बनाएंगे। जैसे ह्यूमन का इंसुलिन जीन ई कोलाई में जो डाला था वो ह्यूमन से नहीं मिला हमें, वो हमने आर्टिफिशियली बनाया।
और हम आर्टिफिशियल डीएनए आजकल बना सकते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके बनाते हैं। इसका भी प्रोसेस बहुत बड़ा है जो हमारे कोर्स में नहीं है, बस ये ध्यान रखें न्यूक्लियोटाइड ऐड कर करके छोटे छोटे हिस्से बनते हैं, फिर उनको जोड़ करके पूरा डीएनए बनता है। तो हमें जीन की पूरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जेनेटिक कोड सीक्वेंस पता होनी चाहिए। तो इसकी जो जरूरत है कि हमें जेनेटिक कोड सीक्वेंस पता होनी चाहिए, फिर हम न्यूक्लियोटाइड ऐड करके पूरा जीन आर्टिफिशियली बनाएंगे, इसको सिंथेटिक डीएनए कहेंगे। बनाए गए कई बार बनाए। अब ये किसने बनाया था, शुरुआत पहले किसने करी, बस वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सो आर्टिफिशियल डीएनए सिंथेसिस वाज फर्स्ट डन बाय साइंटिस्ट कॉर्नबर्ग। 1961 में कॉर्नबर्ग ने पहली बार सेल के बाहर डीएनए बनाने की पहली कोशिश करी, ठीक है, इन विट्रो कंडीशन। बिल्कुल इन्होंने ये इन विट्रो कंडीशन में विद द हेल्प ऑफ ए टेम्पलेट स्ट्रैंड उन्होंने डीएनए बनाया। देखो उन्होंने किया क्या, इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का एक स्ट्रैंड डाला जिसको हम टेम्पलेट कहेंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, प्राइमर, न्यूक्लियोटाइड सब मिला दी। अब डीएनए बनाने के लिए ये सब चीजें चाहिए, तो उन्होंने एक स्ट्रैंड डीएनए का डाल दिया, प्राइमर डाल दिया, न्यूक्लियोटाइड डाल दिया, एंजाइम डाल दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि इस टेस्ट ट्यूब में ही ऑब्टेन्ड अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उनको क्या मिला, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिला इस टेस्ट ट्यूब में। ऐड क्या किया था उन्होंने, सिंगल स्ट्रैंड, मिला क्या, डबल स्ट्रैंड। इसका मतलब कि सिंगल स्ट्रैंड के सामने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने प्राइमर और न्यूक्लियोटाइड की हेल्प से एक स्ट्रैंड और बना दिया, जिससे ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया। डीएनए बनाने में प्राइमर चाहिए क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज शुरू नहीं करता, तो प्राइमर डालना पड़ेगा, और उस प्राइमर के आगे फिर न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा डीएनए पॉलीमरेज और पूरा डीएनए बना देगा। तो एक स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंडेड बना दिया। ये पहला प्रयास था जहां कॉर्नबर्ग ने सेल के बाहर इन विट्रो कंडीशन, सेल फ्री सिस्टम में डीएनए सिंथेसाइज किया। बट कॉर्नबर्ग का ये काम कंप्लीट आर्टिफिशियल सिंथेसिस नहीं था, कारण कि इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रैंड टेम्पलेट तो खुद मिला है ना, तो टेम्पलेट के सामने बनाया। तो एक्चुअली इट वाज इन विट्रो डीएनए रिप्लिकेशन। इन्होंने वास्तव में टेस्ट ट्यूब में डीएनए रिप्लिकेशन करा दिया, एक स्ट्रैंड से दूसरा स्ट्रैंड बना दिया, पूरा डीएनए आर्टिफिशियल नहीं बना। ये इन विट्रो डीएनए रिप्लिकेशन था, बट ये शुरुआत थी कि चलो एक स्ट्रैंड तो बना। सेल के बाहर डीएनए बनाने की ये पहली सक्सेसफुल कोशिश थी। इसके बाद में फिर आते हैं एक और साइंटिस्ट जिनका नाम हमने सुना भी है, हरगोबिंद खुराना। उन्होंने पूरी तरह से आर्टिफिशियल डीएनए बनाया बिना टेम्पलेट के, वही एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करके। खुराना का ये मेथड अब तो काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है और आज भी यूज़ होता है। काफ़ी लंबा, मुश्किल और एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और ये तभी किया जाएगा जब जीन किसी और तरीके से ना मिले, ठीक है। तो लेटर ऑन हरगोबिंद खुराना डिड कंप्लीट आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन विदाउट एनी टेम्पलेट, और हरगोबिंद खुराना को आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस के लिए नोबेल प्राइज मिला है। हम सभी जानते हैं, इट्स एन इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है, जो रिसेंटली कुछ सालों पहले इनकी डेथ हुई। इन्होंने भी अपने 2 एफर्ट में जाकर सक्सेस ऑब्टेन की। ये दोनों चीजें भी ध्यान रखना। सबसे पहले 1968 में ही सिंथेसाइज्ड एलेनिन टीआरएनए जीन। उन्होंने टीआरएनए का जीन बनाया था। टीआरएनए भी तो जीन से ही बनते हैं, वो छोटे होते हैं थोड़े। तो इन्होंने एलेनिन टीआरएनए जीन ऑफ यीस्ट का एलेनिन टीआरएनए जीन बनाया था, जो केवल 77 बेस पेयर लॉन्ग था, इतना सा। बट अनफॉर्चुनेटली जब इस जीन को उन्होंने सेल में ट्रांसफर किया तो वो जीन वहाँ फंक्शनल नहीं रहा, वो काम नहीं कर पाया। कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी, बट पहली बार में वो सक्सेसफुल नहीं हुए। बट व्हेन इट वाज ट्रांसफर्ड इन सेल इट वाज नॉन फंक्शनल। तो खुराना का ये एक्सपेरिमेंट तो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर कुछ सालों बाद उन्होंने 1979 में एक और जीन बनाया, एंड दैट वाज टायरोसिन टीआरएनए जीन। इस बार टायरोसिन टीआरएनए जीन बनाया, वो भी ई कोलाई का, ठीक है। इट वाज 207 बेस पेयर लॉन्ग, जो पहले वाले से बड़ा भी था, एंड इट वाज फंक्शनल इन सेल। ये सेल में बहुत अच्छे से फंक्शनल भी रहा। अपने सेकेंड एफर्ट में जाकर के खुराना सक्सेसफुल हुए 1979 में, और 1983 के आसपास इनको नोबेल प्राइज भी मिला है शायद, ठीक है। हरगोबिंद खुराना इज नोन फॉर द आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस। तो ये हमारा तीसरा तरीका है। कुल मिलाकर पैसेंजर डीएनए या डिजायर्ड जीन ऑब्टेन करने के हमारे 3 मेथड हो गए, रैंडम डीएनए मेथड, cDNA मेथड और सिंथेटिक डीएनए मेथड। पहला तरीका, पहली कोशिश, रैंडम डीएनए मेथड, जीन को उसकी सेल से डायरेक्ट निकालना, फिंगरप्रिंटिंग जैसे लंबे प्रोसेस से, उस तरह का ही मेथड है। फिंगरप्रिंटिंग तो नहीं है, उसके जैसा मेथड है। दूसरा है कि अगर जीन स्प्लिट जीन है तो फिर हम जीन नहीं लाएंगे, फिर हम आरएनए लेके आते हैं और आरएनए से डीएनए बनाते हैं, cDNA फॉर्मेशन। ये एक अच्छा मेथड है। और मान लो किसी भी तरह से सेल से जीन या डीएनए आरएनए नहीं आ रहा है, तो फिर हम पूरा का पूरा जीन आर्टिफिशियली बनाते हैं, सिंथेटिक डीएनए फॉर्मेशन। तो ये 3 तरीके हैं।
अब ये प्रोसेस में भाई आगे हम वापस यूज करेंगे प्रोसीजर में भी कि हमारा डिजायर्ड जीन हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो डिजायर्ड जीन ऑब्टेन करना, पैसेंजर डीएनए जो हमारा थर्ड टूल था, 3 तरह से ऑब्टेन। ये चीज आपको एनसीईआरटी में अलग से नहीं मिलेगी, ये आपको प्रोसीजर के साथ ही मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में लास्ट जो हमारा टूल आता है, लास्ट वन और लास्ट टूल है होस्ट सेल। 4 टूल थे, एंजाइम, वेक्टर डीएनए, पैसेंजर डीएनए, होस्ट सेल। अब होस्ट सेल जो हमारा है इसमें हमें कुछ नहीं करना। होस्ट सेल क्या है? ये वो सेल है जिसमें अपने को जीन ट्रांसफर करना है। तो हम पहले तय करके रखते हैं कि हम ये जीन को किस में भेजेंगे, जिसमें भेजेंगे उस ऑर्गेनिज्म की सेल होस्ट सेल हो जाएगी। सो दो सेल्स इन विच डिजायर्ड जीन इज ट्रांसफर्ड आर कॉल्ड होस्ट सेल। तो हमें कोई सेल थोड़ी बनानी, हमें तो केवल वो सेल को सेपरेट करके कल्चर करके रखना। और ये कोई भी हो सकती है, इट मे बी ऑफ सेवरल टाइप, जैसे डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट। हमें अपने एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करेगा। आपको बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर करना है तो बैक्टीरिया होस्ट, ईस्ट में करना है तो ईस्ट, प्लांट, एनिमल, कुछ भी हो सकता है। तो दे मे बी बैक्टीरियल सेल, ईस्ट सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, व्हाटएवर। हमें सिर्फ इतना सा काम करना है कि जिस भी ऑर्गेनिज्म की सेल में जीन ट्रांसफर होना है उसकी सेल को सेपरेट करके उसका एक कल्चर करके रख लो। उसी कल्चर में हम लास्ट में जीन ट्रांसफर करेंगे, वही हमारी होस्ट सेल है। ठीक है, सो दे आर सुटेबल होस्ट सेल इज सेलेक्टेड। बस इसको सेलेक्ट कर लो, सेपरेट कर लो। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म एंड इट्स प्योर कल्चर इज डन। हम एक प्रॉपर सुटेबल सेल को सेलेक्ट करके उसको आइसोलेट कर लें, सेपरेट कर लें, उसका कल्चर बनाना। हमें कोई सेल नहीं बनानी है, जिस ऑर्गेनिज्म में जीन ट्रांसफर करना उसकी सेल ले आनी है, वही हमारी होस्ट सेल होगी। उससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं करना है। तो कुल मिलाकर के ये हमारे 4 टाइप के टूल्स हुए। चैप्टर का हमारा ये पहला पार्ट था, टूल्स। ठीक है, तो टूल्स वाला ही सेगमेंट। अब टूल्स के बाद फिर हम प्रोसीजर पर आएंगे। अगले सेगमेंट में हम चैप्टर का दूसरा सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, प्रोसीजर। थैंक यू।